जैसा कि आपको पता है कि एपिगैस्ट्रिक पेन यानी कि स्टमक में पेन अब बहुत ही कॉमन हो गया है। गॉल स्टोन्स यानी कि गॉल ब्लैडर में स्टोन्स, ये चीज़ें भी अब बहुत ही कॉमन हो गई हैं। अपेंडिसाइटिस या पेनक्रियाटाइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेनक्रियाज या फिर इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स, ये चीज़ें भी अब बहुत ही कॉमन हो गई हैं। इन सब डिजीज़ को कहते हैं डाइजेस्टिव डिजीज़। माय नेम इज अनीस कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव डिजीज़ विद टाइप्स, सिम्टम्स, कॉजेज, डायग्नोसिस एंड प्रिकॉशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम वो सिस्टम ऑफ द बॉडी है जो कि हेल्प करता है इनटू द ब्रेक डाउन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द यूजफुल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फूड। वैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में फुल डिटेल वीडियो बनाई है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में क्लिक कीजिए और एंजॉय कीजिए फुल डिटेल वीडियो अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव डिजीज वो डिजीज होते हैं जो कि इफेक्ट करते हैं हमारे जीआई ट्रैक यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक को इफेक्ट करते हैं, जो स्टार्ट कहाँ से होता है, माउथ से स्टार्ट होता है और अनस तक एंड हो जाता है। ये एक्यूट यानी कि शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, क्रोनिक यानी कि लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। इसमें टू टाइप्स होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। स्ट्रक्चरल वो होते हैं जो कि ऑन द एग्जामिनेशन ठीक लगे बट एक्चुअल में ठीक नहीं हो, और फंक्शनल वो हैं जो कि ऑन द एग्जामिनेशन एबनॉर्मल लगे और एक्चुअल में एबनॉर्मल हो। तो पहला डिजीज हम पढ़ते हैं आईबीएस यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है जो कहाँ पे इफेक्ट करता है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन्स या कोलन भी इसको कहते हैं। इसको इरिटेबल कोलन भी कहते हैं या नर्वस स्टमक भी इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो कोलन मसल्स होती हैं वो मोर और लेस कंट्रैक्ट होती हैं, या तो ज़्यादा कंट्रैक्ट होती हैं या तो कम कंट्रैक्ट होती हैं देन द नॉर्मल। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो इनमें सबसे पहले आता है रिकरेंट एब्डोमिनल पेन यानी कि एब्डोमेन में बार बार पेन रहना। दूसरा इसका सिम्टम है कि चेंज इन द हैबिट्स ऑफ बाउल, या तो कॉन्स्टिपेशन हो जाए या फिर डायरिया हो जाए इंसान। इसमें डिस्कम्फर्ट या क्रैम्पिंग भी इसका एक सिम्टम हो सकता है। कुछ जनरल सिम्टम्स भी हैं, फॉर एग्जांपल एंजाइटी, डिप्रेशन, वोमिटिंग, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं इसमें। किसमें? आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में। इसको डायग्नोज करने के लिए हम सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं यानी कि बॉडी के वाइटल चेक करते हैं, जिसमें क्या क्या आता है, पल्स, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर और ऑक्सीजन लेवल, ये सारी चीज़ें हम पहले चेक करते हैं। इसके बाद हम कुछ लैब टेस्ट भी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल केएफटी किडनी फंक्शन टेस्ट या सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, और भी बहुत सारे टेस्ट करते हैं। अगर ये सीवियर हो जाए तो फिर कोलोनोस्कोपी करनी पड़ती है या फिर एक्सरे या सीटी स्कैन भी करना पड़ता है इस चीज़ को डायग्नोज करने के लिए। अगर हम इसके प्रिकॉशंस की बात करें तो इनमें सबसे पहले आता है मेंटेन हेल्दी डाइट यानी कि हेल्दी डाइट खाना, रिड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स कम करना, एक्सरसाइज रेगुलर एक्सरसाइज करना, रिड्यूस स्ट्रेस यानी कि स्ट्रेस कम करना। इसकी वजह से क्या होता है, अगर इंसान स्ट्रेस ले तो फिर स्टमक नर्वस हो जाता है। और टेक योर मेडिकेशन प्रॉपरली, जो भी आपको प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन हैं वो प्रॉपरली लेना ऑन द टाइम। तो सेकंड टाइप ऑफ डिजीज में हम पढ़ते हैं हेमोराइड्स। हेमोराइड्स को पाइलस भी कहते हैं। इसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है इनटू द वेन्स एट द रेक्टम एंड अनस, यानी कि रेक्टम एंड अनस में इन्फ्लेमेशन हो जाना इन द वेन। इसमें तीन टाइप्स होते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल एंड थ्रोम्बोज्ड हेमोराइड्स। एक्सटर्नल हेमोराइड्स में क्या होता है, ऑन द स्किन ऑफ अनस यानी कि स्किन ऑफ अनस पे इन्फ्लेमेशन हो जाना। और इंटरनल हेमोराइड्स में क्या हो जाता है, इन द लाइनिंग ऑफ रेक्टम या अनस इन्फ्लेमेशन हो जाना। एंड थ्रोम्बोज्ड क्या होता है, जब एक्सटर्नल हेमोराइड्स में क्लॉट बन जाए, ब्लड क्लॉट बन जाए जिसकी वजह से सीवियर पेन रहती है, उसको बोलते हैं थ्रोम्बोज्ड हेमोराइड। अगर हम कॉज ऑफ हेमोराइड्स की बात करें तो इनमें क्या होता है कि जब इंसान ज़्यादा प्रेशर डालता है इनटू द बाउल मूवमेंट, कभी डायरिया होता है या फिर कभी कॉन्स्टिपेशन होता है जिसकी वजह से इंसान ज़्यादा प्रेशर डालता है बाउल मूवमेंट में, जिसकी वजह से लोअर एब्डोमेन में ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, फिर स्ट्रेच हो जाता है जिसकी वजह से फिर स्वेलिंग हो जाती है या फिर इन्फ्लेमेशन हो जाती है नियर द रेक्टम एंड अनस। ये मोस्टली किन को होता है, वो लोग जिनको ज़्यादा वेट हो, या वो लोग जो प्रेग्नेंट हो, या फिर वो लोग जो कंटिन्यूसली डायरिया रहे या फिर कॉन्स्टिपेशन रहे, इन लोगों को ज़्यादा चांस है हेमोराइड्स होने के। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो इनमें सबसे पहले आता है कि इरिटेशन वाइल बाउल मूवमेंट, यानी कि इरिटेशन रहना जब इंसान बाउल मूवमेंट करे, या फिर डिस्कम्फर्ट फील करना जब इंसान बैठे तो डिस्कम्फर्ट फील करें, या फिर ब्लीडिंग विद स्टूल, स्टूल के साथ खून आना।
अगर हम इसके प्रिकॉशंस की बात करें तो इनमें सबसे पहले आता है कि वही फूड खाना जो कि हमारे बाउल मूवमेंट के लिए ठीक रहे, जो कि हमारे बाउल मूवमेंट को इरिटेट ना करे। दूसरा है कि एक्सरसाइज रेगुलरली। इसके बाद आता है कि ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी कि रेगुलर वाटर पीना ऑन द टाइम। इसके बाद आता है कि विजिट योर डॉक्टर रेगुलरली। जब भी इंसान पेन फील करें या फिर स्टूल के साथ ब्लड आ जाए तो फिर अपने डॉक्टर को विजिट करना। तो थर्ड टाइप ऑफ डिजीज में हम पढ़ते हैं क्रोनिस डिजीज, जो कि टाइप ऑफ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज होता है। ये बहुत ही क्रॉनिक डिजीज है जो कि इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है इनटू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। मोस्टली कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन्स या लार्ज इंटेस्टाइन्स में ज़्यादा असर करता है, इन्फ्लेमेशन करता है। ये बहुत ही क्रॉनिक डिजीज होता है। इसको ऑटो इम्यून डिजीज भी कहते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब होता है कि अपनी सेल्स को, अपनी बॉडी की सेल्स को किल करे बाय मिस्टेकन। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो इनमें सबसे पहले आता है कि पेन इन द लोअर एब्डोमेन। लोअर एब्डोमेन में पेन फील करना, डिस्कम्फर्ट फील करना, फीवर रहना अक्सर, स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन है कि बाउल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, ये भी इसका सिम्टम है किसका, क्रोनिस डिजीज का। या फिर क्रैम्पिंग फील करना, ये भी किसका सिम्टम है, क्रोनिस डिजीज का। जो किसका टाइप है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज का टाइप है, कौन, क्रोनिस डिजीज। अगर हम इसके काजेस की बात करें तो अभी तक इसका काज अननोन है, लेकिन ये मोस्टली बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है या फिर वायरल इन्फेक्शन से होता है, या फिर हेरिडिटी, यानी कि किसी के फादर को हो जाए तो फिर उसके बेटे को भी हो सकता है, ये भी इसका एक काज हो सकता है। स्मोकिंग इसका एक काज है, यानी कि ज़्यादा स्मोकिंग करना, ज़्यादा सिगरेट पीना, ये भी इसका एक काज है। या एजिंग, जितने जितने इंसान की एज इंक्रीज हो जाए तो फिर उस वजह से भी एक क्रोनिस डिजीज हो सकता है। लेकिन जब इंसान इसको बाकी सारे डिजीज को, जो भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के डिजीज हैं, उनको ट्रीट ना करे तब क्रोनिस डिजीज हो सकता है। इसको डायग्नोज करने के लिए हम पहले फिजिकल टेस्ट करते हैं, यानी कि बॉडी के वाइटल्स चेक करते हैं। इसके बाद लैब टेस्ट भी करते हैं। अगर ये सीवियर हो जाए तो फिर कोलोनोस्कोपी या फिर इंडोस्कोपी, ये चीज़ें भी हम करते हैं। और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर फॉर एग्जाम्पल एक्सरे या सीटी स्कैन भी करते हैं इस चीज़ को डायग्नोज करने के लिए। और बायोप्सी भी हम करते हैं इस चीज़ को डायग्नोज करने के लिए। बायोप्सी का मतलब है कोई भी डिफेक्ट टिश्यू उठाना, उसको लैब में टेस्ट के लिए भेजना। तो फोर्थ टाइप ऑफ डिजीज है GER या फिर GERD, यानी कि गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स या फिर गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज। इसमें क्या होता है कि स्टमक में जो भी फूड होता है वो या तो इसोफेगस में रिफ्लेक्स बैक होता है, या स्टमक में जो एसिड होता है वो रिफ्लेक्स बैक होता है इनटू द इसोफेगस, जिसको फूड पाइप कहते हैं। कभी कभी बाइल भी रिफ्लेक्स हो जाता है इनटू द इसोफेगस। ये बहुत ही क्रॉनिक डिजीज है। इसमें हार्ट बर्न सेंसेशन हो जाती है, ये इरिटेट करता है इसोफेगस को। इसका मेन काज ये है कि जो लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर होता है वहाँ पे नैरोइंग हो जाना, जिसकी वजह से प्रॉपर्ली जो भी हम फूड खाए वो इसोफेगस से जाके सीधे स्टमक में नहीं जाता है, वो फिर रिफ्लेक्स बैक होता है क्योंकि नैरोइंग हो जाती है इनटू दी लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर पे नैरोइंग हो जाती है, जिसकी वजह से फूड रिफ्लेक्स बैक होता है। ये बहुत ही इरिटेटेबल कंडीशन होती है फॉर दी इसोफेगस। अगर हम इसकी सिम्टम्स की बात करें तो इनमें सबसे पहले आते हैं हार्ट बर्न पेन रहना, कहाँ पे, चेस्ट एरिया में हार्ट बर्न पेन रहना, बहुत ही सीवियर पेन रहना इनटू द चेस्ट। दूसरा इसका सिम्टम है कि डिफिकल्टी इन स्वेलो, यानी कि इंसान जो भी खाए उसको अच्छे से स्वेलो ना करना। तीसरा इसका सिम्टम है कि डिस्कम्फर्ट फील करना इनटू द चेस्ट एरिया। फूड या लिक्विड फील करना इनटू द इसोफेगस, यानी कि जो भी मैंने फूड खाया उसको फील करना कि फंस रहा है इनटू द इसोफेगस में, फंस रहा है, अनेबल टू स्वेलो हो रहा है, कि प्रॉपरली स्वेलो नहीं हो रहा है। अगर हम इसके कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, यानी कि अगर हम इसको ट्रीट नहीं करें तो फिर क्या हो सकता है, या तो लोअर इसोफेगल डैमेज हो सकता है, हमारा इसोफेगस का लोअर एरिया जो है वो डैमेज हो सकता है। कभी कभी इसोफेगल अल्सर भी हो सकता है, यानी कि कुछ बल्ज फील करना कहाँ पे, इसोफेगस में। इसको डायग्नोज करने के लिए हम बॉडी के वाइटल्स चेक करते हैं, लैब टेस्ट करते हैं, लेकिन जो मेन इसका डायग्नोज है वो है रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर। इसको हम बेरियम देते हैं थ्रू द माउथ, ताकि हमें पता चले कि कहाँ पे नैरोइंग हुई है, उसी हिसाब से हम इसको ट्रीट करेंगे। तो फिफ्थ टाइप ऑफ डिजीज में हम पढ़ते हैं अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस का मतलब होता है कि इन्फ्लेमेशन इनटू द अपेंडिक्स, अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन हो जाना। इसमें एक्यूट एब्डोमिनल पेन रहती है, यानी कि कम एब्डोमिनल पेन रहती है। अगर रिकरेंट एब्डोमिनल पेन रही तो फिर इसको सर्जरी भी करते हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं, जिसकी वजह से हम इस अपेंडिक्स को निकाल देते हैं फ्रॉम दी बॉडी। अगर हम इसको ट्रीट ना करें तो फिर ये एब्सेस भी बना सकते हैं और भी सीवियर हो सकता है।
तो बेहतर है कि जैसे ही आपको रिकरेंट पेन रहे तो अपने आप को अल्ट्रासाउंड करें। अल्ट्रासाउंड एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है, उसकी मदद से हमें पता चले कि बंदे के अपेंडिक्स है या फिर नहीं है। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो इनमें सबसे पहले आता है कि रिकरेंट एब्डोमिनल पेन, बार बार एब्डोमिनल पेन रहना, कंस्टिपेशन भी इसका एक सिम्टम है, वोमिटिंग भी इसका एक सिम्टम है, या फिर डायरिया भी इसका एक सिम्टम है। लेकिन मेन सिम्टम इसका यही है कि रिकरेंट एब्डोमिनल पेन। अगर हम इसके डायग्नोज की बात करें तो इनमें सबसे पहले आता है कि फिजिकल टेस्ट, बॉडी के वाइटल्स चेक करना, इसके बाद लैब टेस्ट, CBC, KFT, बाकी सारी टेस्ट भी हम करते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, जो कि अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड से हमें पता चलता है कि अपेंडिक्स की एक्चुअल शेप क्या है, इन्फ्लेमेशन हुई है या फिर नहीं हुई है। या कभी कभी हम CT स्कैन भी करते हैं, CT एब्डोमेन भी हम कभी कभी करते हैं। 6 टाइप ऑफ डिजीज में हम पढ़ते हैं इसोफेगस स्ट्रिक्चर, यानी कि इसोफेगस में नैरोइंग रहना, जिसकी वजह से हम स्वेलो प्रॉपरली नहीं करें, डिफिकल्टी इनटू द स्वेलोइंग। ये टाइप ऑफ GERD डिजीज यानी कि गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज का एक टाइप है। ये बहुत ही कॉमन टाइप है। इसको डायग्नोज करने के लिए हम डायग्नोस्टिक प्रोसीजर करते हैं, यानी कि बेरियम देते हैं फ्रॉम द माउथ पेशेंट को, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि कहाँ पे स्ट्रिक्चर हुआ है, कहाँ पे नैरोइंग हुई है। अगर हम इसकी काजेस की बात करें तो इनमें सबसे पहले आता है कि वो फूड खाना जो कि हमारे इसोफेगस को इन्फ्लेमेशन करे, इरिटेट करने, ज़्यादा एसिडिक फूड खाना या ज़्यादा स्पाइसी फूड खाना जो कि हमारे इसोफेगस को इरिटेट करते हैं। यह टाइप ऑफ GERD डिजीज यानी कि गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज का ये टाइप है। कौन? इसोफेगल स्ट्रिक्चर। दूसरा इसका काज ये है कि जब इंडोस्कोपी प्रोसीजर करते हैं तब कभी बॉडी के इसोफेगस के किसी टिश्यू को कट लग जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है, फिर नैरोइंग हो जाती है इनटू द इसोफेगस। और एक काज इसका ये है कि ज़्यादा सिगरेट पीना या फिर ज़्यादा टोबैको खाना, जिसकी वजह से हमारा इसोफेगस जो है इन्फेक्टेड रहता है, फिर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से नैरोइंग हो जाती है इनटू द इसोफेगस। अगर हम इसकी डायग्नोज या ट्रीटमेंट की बात करें तो इनमें सबसे पहले आता है कि बेरियम देते हैं हम फ्रॉम द माउथ, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि कहाँ पे स्ट्रिक्चर, कहाँ पे नैरोइंग हुई है। इसके बाद इसको स्ट्रेचिंग की जाती है एंड इसका फॉलोअप करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो 7th टाइप ऑफ डिजीज में हम पढ़ते हैं गॉलस्टोन्स, जिसको कोलिथियासिस भी कहते हैं। इसमें क्या हो जाता है कि एक हार्डनेट सब्सटेंस, स्टोन लाइक सब्सटेंस जमा हो जाता है इनटू द फ्लूइड ऑफ द गॉल ब्लैडर। ये या तो कोलेस्ट्रॉल से बने हुए होते हैं या फिर बिलिरुबिन से बने हुए होते हैं। 2 टाइप्स हैं इसके बनने के, या कोलेस्ट्रॉल के या फिर बिलिरुबिन के। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो इनमें सबसे पहले आता है कि अपर एब्डोमिनल में पेन रहना है, कि अपर एब्डोमिनल एरिया जो है वहाँ पे अक्सर पेन रहना, या फिर फीवर रहना अक्सर, बुखार रहना अक्सर। और एक सिम्टम है इसका कि येलो स्किन हो जाना, स्किन येलो हो जाना, ये भी सिम्टम किसका है? गॉलस्टोन्स का। इस चीज़ को डायग्नोज करने के लिए हम पहले फिजिकल टेस्ट करते हैं, फिर लैब टेस्ट करते हैं, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है अल्ट्रासाउंड करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हार्डनेट सब्सटेंस जमा हुआ है GB में या फिर नहीं हुआ है। कभी कभी CT स्कैन भी करते हैं। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इनमें सबसे पहले आता है कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं, जिसकी मदद से हम गॉल ब्लैडर को रिमूव करते हैं, या फिर कभी कभी ERCP जो कि एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है, उससे भी हम कभी कभी गॉलस्टोन्स निकाल देते हैं। तो 7th टाइप ऑफ डिजीज में हम पढ़ते हैं स्टमक अल्सर, जिसको पेप्टिक अल्सर भी कहते हैं। इसमें क्या हो जाता है कि टिश्यू रप्चर हो जाता है या फिर इन्फेक्ट हो जाता है ज़्यादा, कहाँ पे? इनटू द स्टमक। ये इसोफेगस में भी होता है एंड स्मॉल इंटेस्टाइन्स में भी होता है। जो अल्सर स्टमक में होता है उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक अल्सर, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में होता है उसको बोलते हैं ड्यूडेनम अल्सर, यानी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन्स। इसका मेन काज क्या होता है? जो लाइनिंग ऑफ द GI ट्रैक होती है वो प्रोटेक्ट करती है GI ट्रैक को फ्रॉम द स्टमक एसिड, लेकिन जब ये लाइनिंग ब्रेक हो जाती है तो फिर ये एसिड डैमेज करता है टिश्यूज को, जिसकी वजह से अल्सर बनता है, या तो इंटेस्टाइन्स में या स्टमक में या फिर इसोफेगस में। इसोफेगस में कब बनता है? जब GERD यानी कि गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज होता है, एसिड रिफ्लेक्स होता है, उसकी वजह से फिर अल्सर हो जाता है इनटू द इसोफेगस। अगर हम इसकी सिम्टम्स की बात करें तो इनमें सबसे पहले आता है कि पेन इन द एब्डोमिनल एरिया या फिर चेस्ट एरिया, यहाँ पे पेन रहना, डिस्कम्फर्ट फील करना, या अनेबल टू स्वॉलो, प्रॉपरली स्वॉलो ना करना, अक्सर फीवर रहना। इस चीज़ को डायग्नोज करने के लिए हम पहले फिजिकल टेस्ट करते हैं, इनकी बॉडी के वाइटल्स चेक करते हैं, इसके बाद हम लैब टेस्ट करते हैं, इसके बाद कुछ अदर प्रोसीजर्स भी करते हैं, फॉर एग्जांपल इंडोस्कोपी भी करते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि कहाँ पे टिश्यू डैमेज हुआ है, कहाँ पे अल्सर बना हुआ है।
इसके बाद हम पढ़ते हैं हिट्स हर्निया, जिसको स्टमक हर्निया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पार्ट ऑफ द स्टमक जो होता है वो एक्सटेंड होता है इनटू द डायफ्राम। डायफ्राम क्या है, जो डिवाइड करती है मसल फ्रॉम द चेस्ट टू द एब्डोमेन, यानी कि चेस्ट एंड एब्डोमेन को डिवाइड करती है डायफ्रामिक मसल। स्टमक का कुछ पार्ट इसी डायफ्रामिक मसल में एक्सटेंड हो जाता है, जिसको हिट्स हर्निया या फिर स्टमक हर्निया भी कहते हैं। ये मोस्टली इफेक्ट करता है जो लोग ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं या फिर जिन लोगों को ज़्यादा वेट होता है, ओबेसिटी जिनको होती है, उन लोगों के ज़्यादा असर करता है। जो लोग ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं उनको भी ये ज़्यादा असर करता है। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो इनमें सबसे पहले आता है कि चेस्ट पेन रहना अक्सर, बर्निंग सेंसेशन इनटू द चेस्ट रहना अक्सर, या फिर डिफिकल्टी इन स्वैलोइंग भी इसका एक सिम्टम होता है। अगर हम इसके डायग्नोज की बात करें तो इनमें सबसे पहले आता है कि बॉडी के वाइटल्स चेक करते हैं, लैब टेस्ट करते हैं, इसके बाद रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर्स करते हैं, बेरियम स्वालो देते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि कहाँ पे हिट्स हर्निया हुआ है, और एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स भी करते हैं। लास्ट टाइप ऑफ डिजीज में हम पढ़ते हैं पेनक्रियाटाइटिस, यानी कि इन्फ्लेमेशन इनटू द पेनक्रियाज, पेनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन हो जाना। ये एक्यूट यानी कि शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, क्रॉनिक यानी कि लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। अगर ये क्रॉनिक हो जाए तो फिर इसकी सर्जरी भी करते हैं। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो इनमें सबसे पहले आता है कि एब्डोमिनल पेन रहना, बैक एब्डोमिनल पेन रहना, या फिर फीवर होना, वोमिटिंग होना, ये भी एक इसका सिम्टम होता है। अगर हम इसकी काजेज़ की बात करें तो इनमें सबसे पहले आता है कि ज़्यादा सिगरेट पीना, उसके बाद ज़्यादा अल्कोहल पीना, और कभी कभी ये जेनेटिक डिसऑर्डर भी होता है, यानी कि किसी के फादर को फिर उसको बेटे को भी हो सकता है। अगर हम इसके डायग्नोज की बात करें तो इनमें सबसे पहले आता है कि बॉडी के वाइटल्स चेक करना, जिसको फिजिकल एग्जामिनेशन कहते हैं। इसके बाद लैब टेस्ट करते हैं, इसके बाद रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर्स भी करते हैं। फॉर एग्जांपल CT एब्डोमेन भी हम करते हैं इस चीज़ को डायग्नोज करने के लिए। तो ये थे 9 मोस्ट कॉमन डाइजेस्टिव डिजीजेस। और भी बहुत सारे डिजीज हैं, उन पे हम आगे डिटेल वीडियो बनाएंगे अलग से। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।